ऐसा हो कि स्टेटमेंट में इधर और, निदर नॉर या और जैसे वर्ड आए तो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट यानी कि दूसरा सब्जेक्ट आपका लीडर होता है। अब इसमें पहला नहीं होगा। जैसे निदर ही नॉर यू इज गोइंग देयर, निदर ही नॉर यू इज गोइंग देयर। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर दो दो सब्जेक्ट हैं, पहले में ही है, दूसरे में यू है, और निदर नॉर ने इन दोनों को जोड़ा हुआ है। तो ऐसी पोजीशन में जो हमारा लीडर होगा वो सेकंड यू होगा, और यू की वजह से ये जो इज, जो कि ही के लिए था, वो ना होके आर हो जाएगा जो कि यू के लिए है। तो निदर ही नॉर यू आर गोइंग देयर। मतलब सीधी सी कहानी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या ये एक्चुअली क्या है कि ये तमाम, हम बार बार कह रहे हैं कि ये तमाम टर्म्स का एक बुके है, एक इक्वल प्लेटफॉर्म है। इसलिए लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मानते हैं, लेकिन अगर आपने जो पहले के चैप्टर्स हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा है उसको और ध्यान दिया होगा तो आपको ये लगा होगा कि हम तो चैप्टर नंबर 1 से ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टर्म्स फॉलो करते चले आ रहे हैं। और देखो आपको आर्टिकल के बाद आगे बताया गया था कि प्रोनाउन में आ जाइएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो आपका था कि एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऑल को छोड़कर सारे के सारे सिंगुलर थे। अब अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछता है तो उन शब्दों को भी डाल देता है कि एवरीवन हैव गॉन टू देयर हाउस, गलत, एवरीवन हैज गॉन टू हिज हाउस। यहां से भी उठा के क्वेश्चन डाल देता है। आप क्या करेंगे? अगर ये चैप्टर है और इसको आपको पढ़ना है तो आपको क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे इसके, और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो इन टर्म्स के साथ भी आपको रूबरू होना पड़ेगा। इसमें तो आप खुद को रोक ही नहीं सकते, ठीक है। तो एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सारे के सारे मोड आपके सिंगुलर हैं। एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देता है कि ourselves has to do it, no, ourselves have to do it। तो बेटा हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज रहें, बल्कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा एक चैप्टर है जिसके अगर हम बात करते हैं कि जिसके अगर हम टर्म्स क्लियर कर लेते हैं तो एक बार तमाम चीज़ों का रिवीजन हो जाता है। लेकिन हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे बढ़ें, सबसे जरूरी होता है सब्जेक्ट की पहचान करना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम आपको यहाँ सब्जेक्ट की पहचान करना बताएंगे। आमतौर पे स्टूडेंट के दिमाग में एक गलत फहमी होती है कि देखो भाई, जो सबसे पहले लिखा होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं, अभी आपको दिखेगा कि जो सबसे पहले लिखा है वो सब्जेक्ट नहीं है, जो बीच में है, जो लास्ट में है, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट की पहचान नहीं करेंगे तब तक आप वर्ब के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे या वर्ब को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आपको सब्जेक्ट को ही लेकर अगर कंफ्यूजन रहती है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो, अगर आप सब्जेक्ट के साथ चलते हो तो कुछ बच्चों की ये गलतियां होती हैं कि जो सबसे पहले लिखा जाता है वो सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं, देखिए
सब्जेक्ट में सब शब्द का मतलब होता है उप, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है थ्रो यानी फेंकना। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो अपने उप यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है मेन वर्ब को, वो सब्जेक्ट है, यानी आप इसको कर्ता कहते हैं। अब जरा हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जो डूअर इज द सब्जेक्ट, जो मेन वर्ब से जुड़ा होता है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? द डूअर इज द सब्जेक्ट। कि जो करता है वो आपका, जो काम करता है वो आपका सब्जेक्ट है। हम जरा क्वेश्चन लेते हैं। It were not they, but Ram, who have done their work first. हम कहें कि क्या बेटा ये सेंटेंस सही है? तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन करने जा रहे हो और हमने कहा ये सेंटेंस सही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है उसमें पहले सब्जेक्ट तो हम छांट लें। ठीक है, तो स्टेटमेंट है कि इट वर नॉट दे बट राम। तो यहां देखो सब्जेक्ट छांटते हैं, कुछ सोचेंगे कि दे सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि दे पहले आया। जरा स्टेटमेंट में देखो, स्टेटमेंट कहता है नॉट दे, वो नहीं थे। वो नहीं थे तो कौन था? राम था। इसका मतलब दे सब्जेक्ट नहीं है। अगर दे सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कौन है? राम है। राम आपका सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट राम है और राम सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आने वाले हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन दोनों के केस राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां पे हैव देयर दिया हुआ है और हैव देयर किसको सपोर्ट कर रहा था? दे को। लेकिन सब्जेक्ट तो इसके अंदर राम है। अगर सब्जेक्ट इसके अंदर राम है तो जाहिर सी बात है कि हैव देयर ना होके हैज हिज का कन्वर्जन हो जाएगा। और ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आप बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के सही सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। आप ये सिलेक्ट करने में कामयाब रहे कि राम ही सब्जेक्ट है, इसलिए सारे मोड आपके सिंगुलर जाएंगे। ठीक है, जैसे मिस्टर झा was appointed but he showed no enjoyment. Mr. Jha was appointed but he showed no enjoyment. हम कहें बेटा इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो ज्यादातर छूटते ही कहेंगे कि मिस्टर झा सब्जेक्ट है। क्या वाकई मिस्टर झा सब्जेक्ट है? देखो मेन वर्ब क्या है? सब्जेक्ट पकड़ना हो तो मेन वर्ब से पकड़ो। तो मेन वर्ब क्या है भैया? मेन वर्ब है अपॉइंटेड। किसने अपॉइंट किया? झा ने। तो किसको अपॉइंट किया? अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर इसके वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अपॉइंट करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, बल्कि कंजंक्शन आ गया। तो हम देखते हैं कि मिस्टर झा ने किसको अपॉइंट किया, नहीं पता। तो क्या मिस्टर झा खुद को अपॉइंट कर सकते हैं?
अगर मेन वर्ब सब्जेक्ट के थ्रू खुद हो जाता है तब तो वो एक्टिव बन जाएगा, सही है, फिर वो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट का प्रारंभ एक्टिव वाक्यों के लिए होता है। ये जानकारी होगी आपको। यहां हम ये देख रहे हैं कि मिस्टर झा वॉज अपॉइंटेड, तो मिस्टर झा ने किसको अपॉइंट किया ये नहीं पता, तो क्या मिस्टर झा खुद को अपॉइंट कर सकते हैं? बोले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई खुद को इनवाइट नहीं कर सकता, कोई खुद को अपॉइंट नहीं कर सकता, कोई खुद को बुला नहीं सकता। तुम चौराहे पर खड़े होकर अपना नाम बुलाओ ना, केवल तुम अपना ही नाम चिल्लाओ अपने ही घर में, उठा घर वाले पागल खाने भेज देंगे, नहीं पॉसिबल है। यानी ये ऐसे वर्क हैं जो सब्जेक्ट खुद से नहीं कर सकता। तो क्या कोई दूसरा सब्जेक्ट पे ये काम कर सकता है? क्या कोई दूसरा मिस्टर झा को अपॉइंट कर सकता है? बोले बिल्कुल कर सकता है। तो जो दूसरा मिस्टर झा को अपॉइंट कर पाएगा वो कौन होगा? वो सब्जेक्ट होगा, और मिस्टर झा क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस केस में सब्जेक्ट था ही नहीं, इस केस का प्रारंभ ऑब्जेक्ट से हो रहा था, तो यहां मिस्टर झा कौन हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। इसी कड़ी में कुछ बातें और समझें। हम जितने भी जिरेंड के वर्ड होते हैं, जिरेंड जो कि सब्जेक्ट के प्लेस में आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। जितने भी जिरेंड वर्ड हैं कि सिंगिंग, जैसे कि सिंगिंग आर माई पैशन, गलत, सिंगिंग इज माई पैशन। जितने भी जिरेंड के वर्ड होते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं और वो सिंगुलर होते हैं। इसी तरीके से जितने भी आपके इन्फिनेटिव वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह आते हैं, तो इन्फिनेटिव का काम क्या है? टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ना। जितने भी आपके इन्फिनेटिव वर्ड्स होते हैं वो इन्फिनेटिव वर्ड जब आपके यूज किए जाते हैं तो वो भी आपका सिंगुलर ही होता है। जैसे टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब टू अर, ई डबल आर, अर हम बोले कि टू अर is human, to forgive is divine। यानी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब छोटे जो है उत्पात ही करना शुरू कर दें, कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बेटा अगर आप बात करेंगे इस कंडीशन की, तो यहाँ पे टू अर या टू फॉरगिव ये दोनों इन्फिनेटिव के कंडीशन थी और ये अपने साथ एक एडजेक्टिव ले रहे थे, तो फिर इनकी वैल्यू सब्जेक्ट बनी। ये दोनों भी आपके एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन बनाते हैं और ये सिंगुलर होते हैं। तो इन्फिनेटिव मोड से बनने वाले वर्ब के लिए, इन्फिनेटिव मोड से बनने वाले सब्जेक्ट के लिए अगर कोई वर्ब ट्रीट होता है तो वो सिंगुलर होता है। तो ये चैप्टर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें जो सारी कहानी चलती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। सब्जेक्ट की सही तलाश अगर आपने कर ली, तो सब्जेक्ट की तलाश किस पे करेंगे? कि जो मेन वर्ब करता है, जो मुख्य क्रिया से जुड़ा है, वही सब्जेक्ट है। चाहे वो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आया हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आया हो या लास्ट में आया हो। जैसे द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द मैसन। अब कहें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हाउस नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब जो कंस्ट्रक्टेड है वो बनाया किसने? मैसन ने बनाया, तो मैसन सब्जेक्ट है, राजमिस्त्री सब्जेक्ट है। तो अब हम इतने सारे टर्म्स देख रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट केवल अलग अलग जितनों भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ रहे हैं उनके अंदर नाउन और वर्ब के बीच का कॉम्बिनेशन, प्रोनाउन और वर्ब के बीच का कॉम्बिनेशन। तो इस चीज के ऊपर हम बहुत सारे रूल्स नहीं बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इन तमाम रूल्स को पढ़ा हुआ है। हमारा केवल उद्देश्य था कि आप सब्जेक्ट को पहचानना सीख जाए। हम लोग इसको और ज़्यादा अच्छा किस तरीके से करते हैं कि इसके बिहाफ पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं। जितने क्वेश्चन हम बाकी क्वेश्चनरीज में करा रहे हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें कराते हैं, जिससे कि आपको यह आइडिया हो जाए, आप इस बात को लेकर श्योर हो जाएं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो वाकई में इतना टेक्निकल, इतना टेढ़ा सब्जेक्ट मान के चल रहे थे आप, वो वाकई में इतना टेढ़ा नहीं है। तो बच्चे अब तैयार हो जाइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर कुछ
क्वेश्चंस करने की, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, जिससे कि आप और हम मिलकर इस बात को श्योर कर सकें कि वाकई में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसको लेकर आपके दिमाग में दुनिया भर की फितूर डाल दी गई थी, दुनिया भर की बेकार की चीज़ें डाल दी गई थी। एक्चुअल में वो वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जिससे कि आपकी दिमाग की तमाम बत्तियां जो कि बुझी हुई हैं, डिम हैं, वो तुरंत आपकी जल जाएंगी। तो चलिए तैयार हो जाइए, मिलते हैं क्वेश्चंस में।